नैना गुड इवनिंग बेटा। समीक्षा गुड इवनिंग सर। चलो चलो अभी स्टार्ट करते, नहीं तो फिर गुड इवनिंग गुड और गुड नाइट ही होता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए, आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है आज? यस सर। यस सर। ठीक ठीक। तो देखो, आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक मैंने आपका लास्ट जो लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर दिया था। सबने नोट्स बना लिए इस ब्लॉक के? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए, एस ब्लॉक के जो आपने नोट्स बनाए हैं उसे आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मैं मैम से पता कर लूंगा कि आपका टेस्ट कब है एस ब्लॉक का। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, यस सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और टॉपिक में हम लोग आज फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एंड 14। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13 एंड 14। क्या इतना सबने नोट कर लिया? यस सर। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे हेडिंग डालिए पी ब्लॉक। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक। क्या मुझे कोई बताएगा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक का एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है बेटा? बिकॉज इनके आउटरमोस्ट शेल ठीक है ठीक है। तो आप लोगों को बस यही बात यहाँ पे नोट करनी है। आप लिखिए यहाँ पे लिखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा पी सबशेल में? पी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, आप लिख लो, देखो 3 ऑर्बिटल्स आर देयर इन, ध्यान रखना, पी सबशेल इन पी, देयर आर देयर इन पी सबशेल, इन लिख लो। ठीक है, आर देयर इन पी सबशेल। पी सबशेल। चलो, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि आपका जो पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, पी ऑर्बिटल, ध्यान से सुना, मैं बोल रहा हूँ कि पी ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम। और मैं पोल करूंगा, ठीक है, पोल करूंगा, तो इसलिए अभी आंसर मत देना। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ सकते हैं? ऑप्शन देख लो। आपको ऑप्शन में ए में बोल रहा है 2, बी में बोल रहा है 4, सी में बोल रहा है 6, और आपका डी ऑप्शन में कह रहा है 10। ठीक है, तो हम लोग इसका पोल करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये पोल लॉन्च करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप बताइए, चैट में कोई आंसर नहीं देगा बेटा, मैंने पोल जो है वो लॉन्च किया, आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर होगा। ठीक है, वंशिका 6, मन्नत ऑप्शन 6। बेटा आप लोग पोल में बताइए मुझे, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, जल्दी बता दो। ठीक है, चॉइस जो सी है, मतलब ऑप्शन सी में प्राची सी बता रही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, पूर्णिमा बता रही है 10। ठीक है, तनिषा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो ठीक है, प्रतिभा, तनिष्का, 6 बहुत, आकाश ने 2 बताया। ठीक है, जरा अब बस बस रुक जाओ, इसे एंड करते हैं। पहली बात तो इसे एंड करते हैं, ठीक है, पोल का एंड करते हैं। और आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए बेटा, बात सुनो, मैंने क्या लिखा हुआ है ये कायदे से पढ़ो। पी ऑर्बिटल पूछा है बेटा, ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो कि जो पी सबशेल होती है, पी सबशेल, ठीक है, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एक बॉक्स को एक ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, एक बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑर्बिटल बोलते हैं। दीक्षा ए, रुचिका ए, हाँ ए अब जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। देखो बात सुनो, एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, चाहे वो पी का ऑर्बिटल हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का हो। ठीक है, तो 2 ही ऑर्बिटल इसमें आएंगे, 2 ही। अगर आपसे क्वेश्चन आता कि पी सबशेल में बताओ, पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तब आपका आंसर 6 होना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या पूछा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब दिस इज सिंगल बॉक्स। ठीक है, इस एक बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, एक बॉक्स को ऑर्बिटल बोला जाता है, चाहे आपसे बोला जाए डी ऑर्बिटल, चाहे आपसे बोला जाए एफ ऑर्बिटल बताओ, चाहे आपसे बोला एस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया उनका सही है, तो इसे फिलहाल तो यहां से हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को इतनी बात?
चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ पे लिखो 6 इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन पी सबशेल। पी सबशेल, ध्यान रखना यहाँ पे धोखे से भी ऑर्बिटल में लिख देना, ऑर्बिटल अगर आपने लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी सबशेल में, इसीलिए सो लिखो, सो वी हैव 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक, 6 ग्रुप इन पी ब्लॉक। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। 6 बताओ, 6 ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, और sir. आपको 13 to 18. कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ग्रुप नंबर 30, फिर आता है अपने पास ग्रुप 14, 14, अपना आता है ग्रुप नंबर 15, 15, ग्रुप 16, ऐसे ही अपना आता है ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। चलिए ठीक है, इतना सबको पता है। अगर आपको ध्यान होगा तो ग्रुप नंबर 13 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं हम लोग? बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। 15 को बताइए क्या बोलते हैं? Nicogen. या फिर नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और 16 को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन फैमिली। Chalcogen. अच्छा, चाल्कोजन किसने बताया बेटा? अपना नाम बताइए आप। Sir, Mannat. मन्नत, आप मुझे बताइए चाल्कोजन्स का मीनिंग क्या होता है? आपने बोला ना चाल्कोजन्स, क्या मीनिंग होता है इसका? आपने बोला कि ग्रुप 16 के एलिमेंट को, ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चाल्कोजन्स भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है चाल्कोजन्स का, पता है आपको? No, sir. हाँ बिल्कुल सही है। देखो चाल्कोजन्स का मतलब होता है, चैल्को का मतलब होता है ओट्स, ठीक है, ओट्स। और जेंस का मतलब होता है जनरेटिंग, ओट्स जनरेटिंग एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजन्स, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग अभी एक एक करके नाम इनके भी, ये वाले भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप नॉर्मल नेम लिखिए, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन। और ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं हम लोग? Halogen family. हैलोजन फैमिली। अच्छा, हैलोजन को हैलोजन क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? क्योंकि ये हैलाइड्स बनाते हैं। हैलोजन को हैलोजन इसलिए बोलते हैं, देखो इधर, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जन्स का मतलब जनरेटिंग। तो सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन्स, ठीक है। जितने भी ऐसे एलिमेंट है जो सॉल्ट का जनरेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम लोग हैलोजन्स बोलते हैं। और ग्रुप 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो? नोबल गैस। Zero family. नोबल गैस। इनर्ट गैस लिख दूं क्या मैं इसे? क्या मैं इसे इनर्ट गैस में लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्या आप इसे इनर्ट गैस नहीं लिख सकते हो? ठीक है, आप इसे इनर्ट गैस नहीं लिख सकते हो। देखो मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, देखिए अपने पास कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड रेडॉन। क्या ये अपने पास सारी नोबल गैसेस हैं? बताइए, क्या हम लोगों के पास ये नोबल गैसेस हैं? अब मेरी बात सुनो, इन सबको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। ये सबके सब क्या है? नोबल गैसेस हैं, ठीक है। और नोबल गैसेस क्या होती हैं? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इन्हें बोलते हैं हम लोग नोबल गैसेस, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना कि इनर्ट गैसेस जो हैं वो सिर्फ स्टार्टिंग की 3 गैसेस को ही बोला जाता है, ठीक है, यानी कि हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, इन्हीं को सिर्फ हम लोग इनर्ट बोलते हैं, ठीक है। सारी गैसेस जो है आपकी वो इनर्ट गैसेस नहीं है। स्टार्टिंग की जो इन्हीं को क्यों बोलते हैं इनर्ट गैसेस? मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर से पहली बात तो आप सुनो, पहले तो आप ये बात कहीं पे नोट करिए, इतनी बात जो मैंने ये कहीं पे नोट करो कि जो जितने भी आपकी नोबल गैसेस है, मतलब आपकी जो ग्रुप 18 के जितने एलिमेंट है, उन सबको नोबल गैसेस बोला जाता है। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो जिनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे बोला कि स्टार्टिंग की जो 3 गैसेस है सिर्फ इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट बोलते हैं। सारी की सारी इनर्ट नहीं होती है। अब पहले तो आप इनर्ट वर्ड का मतलब समझिए। देखिए इनर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से भी रिएक्शन ना करे, ठीक है। इनर्ट वर्ड का मतलब है जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। अगर आपको अभी आप पढ़ोगे 12th में भी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्रिप्टॉन और जेनॉन के आपको कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, वेयर एज जो आपका हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है, इनके आपको एक भी कंपाउंड देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ना ही हीलियम का कोई कंपाउंड होता है, ना ही नियॉन का, ना ही आर्गन का, ठीक है। इनके कोई कंपाउंड नहीं होते। इनर्ट का मतलब पता क्या होता है? इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कौन से ऐसे मेटल है जो इनर्ट है? किसी को पता है कि कौन से ऐसे मेटल्स है जो इनर्ट है? देखो आप लोगों के घर में मम्मी वगैरह या आप लोग भी ज्वेलरी वगैरह पहनते हो, तो देखो आपका जो गोल्ड होता है AU, या फिर आपकी जो सिल्वर होती है AG, या फिर जो प्लेटिनम होता है, ठीक है, ये आपके इनर्ट मेटल बोले जाते हैं। इनर्ट मेटल का मतलब ये किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सोचो अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते होते तो क्या होता? तो ये होता जब आप गोल्ड खरीद के लाते
तो उस पर वो क्या होता, तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करता, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके ऊपर क्या बनती, ऑक्साइड की लेयर बन जाती, और जैसे ही उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनती, वो आपका जो गोल्ड है ब्लैक पड़ जाता, पूरा काला पड़ जाता, सोना जो है, ठीक है। ऐसे सिल्वर जो है वो भी क्या होता है, ब्लैक पड़ जाता, और प्लेटिनम भी ब्लैक पड़ जाता, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। आई बात समझ में, क्योंकि इनर्ट मेटल है, और इसीलिए इनके जो है ज्वेलरी बनाई जाती है। क्लियर है इतनी बात सबको? Yes, sir. Yes, yes, sir. अब मेरी बात सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ इन, आपको जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको देगा बताओ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें से कौन सी इनर्ट गैस नहीं है, तो कौन सी इनर्ट गैस नहीं है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन में से? Krypton. क्रिप्टॉन नोबल गैस तो है, बट इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस वो होती है जिनका जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप Yes. कहीं पर नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। चलो Yes, sir. हटाते हैं यहाँ से अभी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कहता है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, तो आप नोबल गैस बोल सकते हो, इनर्ट गैस नहीं बोल सकते, ठीक है। इनर्ट गैस स्टार्टिंग की सिर्फ 3 गैसेस को बोला जाता है। चलिए इतना नोट कर लिया। Yes. अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी को पता है क्या? 2 and 1 to 6. 2 and 1 to 6. 1 to 6. बिल्कुल सही, NH2 एंड NP में कितने, 1 से लेके 6। 1 to 6. 1 to 6. हाँ जी, ठीक है। तो देखो अब बात सुनिए, तो इसका मतलब जो बोरॉन फैमिली है उसका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, NS2, 21. NP में कितना आ जाएगा, 1, ऐसे 1. कितना हो जाएगा, NP2, NP2, ऐसे इसका लिखेंगे कितना आ जाएगा, NH2 NP, ऐसे हम लोग इसका लिखेंगे कितना आ जाएगा, NH2 and NP4 NP, ठीक है। ऐसे आप लिखोगे ग्रुप नंबर 17 का कितना आ जाएगा, NS2 and NP5, और इसका कितना हो जाएगा, NS2 NP7। बोलो इतनी बात क्लियर? सॉरी नहीं, ये तो 8 हो जाएगा ना। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई कहीं पे, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक करते हैं। सर डायमंड काला क्यों नहीं होता, सर उसके साथ रिएक्टिव, हम बताते हैं, तनिषा भी बताते हैं आपको। देखो ये कितना हो गया, NS1 NS2 NS3 NP4 NP5, लास्ट में 6 आएगा। 6 होगा, यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, देखो हो जाएगा 6, ठीक है, सही से लिख लेना, इसे 6 लिख लो, 6, इतना नोट करिए जल्दी से। Sir, done. चलो अब एक क्वेश्चन किसने पूछा है, तनीषा ने क्वेश्चन पूछा है, सर डायमंड काला क्यों नहीं होता, सर उसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं होती। देखो बेटा बात सुनो, अगर आपको पता होगा कि कार्बन जो है उसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, कार्बन जो होता है, कार्बन उसके 3 एलोट्रोप्स हैं, एक क्या होता है डायमंड, ठीक है, एक होता है आपके पास डायमंड, एक होता है आपके पास ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिनिस्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन सुना है? Yes, तो sir. डायमंड और ग्रेफाइट ये नेचुरल एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं, नेचुरल एलोट्रोप्स, ठीक है। और जो ग्रेफाइट होता है वो मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल। तो अब क्वेश्चन ये है कि डायमंड काला क्यों नहीं पड़ता। तो देखो अगर आपको डायमंड की स्ट्रक्चर नहीं पता, मैं आपको बताऊं, डायमंड की HCP स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, Yes, और ये sir. बहुत ही ज्यादा टाइट स्ट्रक्चर है, मतलब इनके कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कि आपने वो मूवी पता नहीं देखी होगी कि नहीं, उसमें वो एक डायलॉग होता है ना, वो कहता है कि अब वो कहता है, जो भी विलन होता है वो कहता है हीरा लाए हो, तो वो कहता है कि हाँ हीरा लाए, तो वो कहता है लाओ दिखाओ, तो हाथ में हीरा देता है, तो उस पर हथौड़ा मारता है वो, तो वो हीरा टूट जाता है। तो वो विलन पता क्या बोलता है, विलन बोलता है कि ये ओरिजिनल हीरा नहीं है, बोला अगर ओरिजिनल हीरा होता तो हथौड़ा टूट जाता, हीरा नहीं टूटता। तो आप सोच रहे हो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा, उसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए हार्डेस्ट स्ट्रक्चर बोली जाती है हीरे की, इसलिए वो ब्लैक नहीं पड़ता। तो जब इतना कोवेलेंट है तो रिएक्शन करेगा क्यों, उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है तनिषा, आपको बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम लोग। Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, मैं आपके सामने पहले तो ये पेरियोडिक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, एक बार। तो देखो अब हम लोगों को पी ब्लॉक खाली ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से एक बार पी ब्लॉक, या चलो सीधे बना ही लेते हैं। हम लोग कौन कौन सा बनाया था हम लोगों ने 13th बनाया था, ठीक है, फिर 14th ग्रुप, फिर हम लोगों ने बनाया था 15th 16th, देन अपने पास क्या था 17th, और अपने लास्ट अपने पास कौन सा था 18th, ठीक है। तो देखो क्या 13th ग्रुप के एलिमेंट सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. कैसे याद किया आपने, बैगन आलू गाजर, मैंने भी ऐसे याद किया, ठीक है, कि बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर 14th ग्रुप की, कैसे याद करा है, काशी, मैंने तो ऐसे याद किया है, काशी गए गए संत प्रभु, ठीक है, SN and PB टिन और लेड। और ग्रुप नंबर 15 कैसे याद किया, O स
से टेपो, टेपो मतलब चीटिंग करना, ठीक है, मतलब लोकल लैंग्वेज होती है टेपो, टेप लो, चीटिंग कर लो, ठीक है। ऐसे ग्रुप नंबर 16 जो होता है, सॉरी सॉरी ये बोला आपने? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली आएगी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है, या सब बीमार, जो भी आपको याद करना सही लगे वो नोट कर लो। फिर उसका आता है ऑक्सीजन फैमिली, यानी कि ओ से टेपो, ठीक है। फिर आता है हेलोजन फैमिली, मतलब फिर कल कल बाहर आई आंटी। बाहर आई आंटी, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा है, हीलियम, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप भी ऐसे याद कर लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। तो यही पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्या पी ब्लॉक में इतने ही एलिमेंट्स हैं? Yes, sir. अच्छा, एक यस सर। क्वेश्चन से पूछेंगे, आप बताओ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, अभी आपने क्या बोला, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में आता है, क्या यही बात है? यस सर। तो जरा आप यस। ठीक है, तो एक बात सुनो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, तो अगर हम इसे लिखेंगे कितना आ जाएगा, 1s2, तो हीलियम का तो आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी में नहीं आता, फिर भी ये पी ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है? देखो हीलियम, हीलियम देखो, हाँ बेटा किसी ने कुछ बोलना चाहा बट मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से आप बोलिए। हीलियम देखो पी ब्लॉक में रखा हुआ है, और हीलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ रहा है, देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, एस ऑर्बिटल, फिर भी इसे पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है? क्योंकि किसी बच्चे ने भी बोला, क्योंकि ये नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज रखता है, और नोबल गैसेस क्या होती हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, या तो 2 हो, या 8 हो, या 8 हो, या 18 हो, 18 हो, 32 हो, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग गैसेस, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने वहां पे इसे रख रखा है, तो ध्यान रखना, तभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो देखो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, मैजिक नंबर से। देखो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हीलियम के आगे हमने लिख दिया 2, 8, फिर देन क्या लिखा 8, फिर लिखा मैंने 18, फिर लिखा मैंने 18, फिर मैंने लिखा 32, 2 8 8 18 18 32। आपको क्या करना है, इस 2 को रिपीट नहीं करना है, और इस 32 को रिपीट नहीं करना है, बाकी को आपको 8 को भी 2 बार लिखना है, और 18 को भी 2 बार लिखना है। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, sir. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सॉरी, एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है, इस हीलियम के सामने सफिक्स में ऐसे 2 लिख दो, ठीक है, 2, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। 2। अब आपको क्या करना है, इस 2 के क्रॉस में ये जो 8 है इसे ऐड कर लो, तो 2 और 8 कितना हो गया बेटा, 10। 10। 80 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे आप लिखो 2 और 8 कितना हो गया, 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10। 10 में क्या करो, क्रॉस वाला 8 जोड़ लो, कितना हो गया, 10 और 8 18। 18 में क्रॉस वाला 18 जोड़ लो, कितना हो गया, 36। 36 में 18 जोड़ो, कितना हो गया, 54। और 54 में 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 86। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मैजिक नंबर की हेल्प से हम लोग सारे एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, किसके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। बताओ इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस 2 के सामने आप देखो, ये जो हमने क्या करा, हमने जो आपकी ये जो आपके ग्रुप लिखे हुए थे, यानी कि 18th ग्रुप के जो एलिमेंट थे, उनके सामने हमने क्या किया, हमने 2 8 8 18 18 32, ये मैजिक नंबर्स होते हैं, और ये कैसे आते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले मैजिक नंबर्स को लिख दिया, फिर हमने क्या किया, इस हीलियम के सामने बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख दिया, हीलियम के सामने 2 को सफिक्स में लिख दिया, यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस वाले नंबर जो है ऐड करते गए, तो 2 में 8 ऐड किया, कितना आ गया, 10, 10 में 8 ऐड किया, कितना आ गया, 18, 18 में 18 ऐड किया, कितना आया, 36, 36 में 18 ऐड किया है 54, एंड 54 में 32 ऐड किया, कितना है, 86। बोले इतना क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, आपको कुछ एलिमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 10 या 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होंगे, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. यस सर। बोरॉन का कितना होता है, 5, कार्बन का कितना होता है, 6, इसका होता है 7, देन इसका कितना होता है, 8, इसका कितना होता है, 9। 9। अब देखो, अब आप सुनो, हमें बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो वही देखो, बोरॉन के सामने देखो, बोरॉन के सामने देखो आप, बोरॉन के सामने क्या है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा बोरॉन सामने, तो आपको सामने वाला नहीं ऐड करना है, आपको क्रॉस वाला ऐड करना है। बोरॉन के सामने क्रॉस वाला 8 दिख गया, तो बोरॉन के सामने वाला 8 जो है वो ऐड कर दो, 5 में 8 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 13। 13। और 13 में क्या ऐड करेंगे, बताओ, क्रॉस वाला क्या है 13 के, 18। 18, यानी कितना आ जाएगा, 31। 31 में क्या ऐड करेंगे, 18। कितना आ जाएगा, 49। और 49 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 32। कितना आ जाएगा, 80 81। ये आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, बस एक सेकंड रुकना, चलो फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आया था, 13, यहाँ पे कितना आया था, बताइए, 13 में कितना ऐड किया था आपने, Sir, 8. कितना, 8।
18 ऐड किया था, 31 आया था, 31 में हम लोगों ने 18 ऐड किया, कितना था 49, फिर उसके बाद कितना था 80। 81. चलो तो देखो हमने क्या किया, हमने 18th ग्रुप के सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर निकाल लिए और 13 ग्रुप के सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक नंबर निकाले। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है, हम नाम लेके जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो ठीक है, मानवी शर्मा आपको आवाज आ रही बेटा? यस सर। तो आप बताइए, आप मुझे बताइए 15th ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका आपको एटॉमिक नंबर बताना है ऑन द बेसिस ऑफ मैजिक नंबर। तो बताइए, नाइट्रोजन का तो मैंने 7 लिख दिया, अब नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस 15th ग्रुप में देखिए नाइट्रोजन दिखा आपको? Yes. यस सर। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, कितना ऐड करते हैं नाइट्रोजन में बताइए? नाइट्रोजन के क्रॉस वाला ऐड करो, नाइट्रोजन के सामने कितना है, नाइट्रोजन के सामने लिखा हुआ है ये वाला 8, तो ये वाला नहीं ऐड करना है, आपको क्रॉस वाला ऐड करना है, मतलब आपको ये वाला 8 ऐड करना है। कितना हो जाएगा 15, ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, यस sir. सर। 15। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, अब 15 में कितना ऐड करें? 18. सर 33. 18। कितना आ जाएगा? 33. 33। 33 में कितना ऐड करें? 18. 32। 32 नहीं बेटा, 80। 18। यस सर। ठीक है, और अब आप इसमें 32 ऐड करें, कितना आ जाएगा 83, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आपको सबको निकालना आ गया मैजिक नंबर से एटॉमिक नंबर? यस सर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो एल्युमिनियम का देखो कितना 13 है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर देखिए कितना 13 है, यस सर। 14, फिर इसका 15, देन इसका कितना 16, 17। माइक बंद कर लो, 70। माइक बंद कर लीजिए। देन उसके बाद गैलियम का देखिए कितना 31 है, तो इसका कितना हो जाएगा 32, 33, 32। 34, 33। 34। 35, ठीक है, 30। ये 50, 51, 52, देन इसके बाद 53, और देखो इसका कितना है 54, 53। इसका 54। क्या हो जाएगा 82, 83, 84, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 84। 85। तो पहले तो मुझे सब लोग ये बताओ कि आपको एटॉमिक नंबर निकालना आ गया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम किसी भी ग्रुप का अगर आपको इरेज करके फिर से दे दो, आप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? Yes, sir. निकाल लेंगे. Yes, sir. निकाल देंगे. ठीक है, अब जरा थोड़ी देर के लिए आप लोग माइक बंद करना और हम जो आपको बता रहे हैं कायदे से देखो, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने लिखा कि आपका जो नाइट्रोजन, ये जो 13 ग्रुप का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना था, NH2 एंड NP1, क्या इतना ही था? NH2 and ऐसे ही 14 ग्रुप का कितना हो जाएगा, NH2 एंड NP2, देन उसके बाद Yes, sir. NH2 NP3, और इसका कितना आ जाएगा NH2 NP, NP4. और यहाँ पे आ जाएगा NH2 NH2 NP5. और वहाँ इसका NH2 आ जाएगा NP6. NP6, क्या इतना ही होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब आप एक बात बताइए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बोरॉन फैमिली के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बताओ, देख के बताओ कितने आ रहे हैं? 1. 1. नहीं, 1 नहीं आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहे हैं, 3. 3. 3 3. आ रहे हैं। पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस है, उसके बाद एक शेल ये है और दूसरी शेल मान लो ये है, ठीक है, दूसरी शेल ये। तो देखो पहली शेल में कितने सब शेल होते हैं, सिर्फ S होता है, दूसरे में कितना होता है, S भी होता है और P भी होता है कि नहीं होता है? तो ये पहली और ये सेकंड शेल हो गई। तो सेकंड शेल की बात हो रही बेटा, सेकंड शेल के अंदर मतलब आपका क्या, आपको S के भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना, P का भी 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका मतलब अगर हम आपसे फिर से बोले कि बताओ कि आपका जो बोरॉन फैमिली, ये कौन सा था, बोरॉन फैमिली है, तो इसका बताओ कितना हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें आटोम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 electrons. तो ये क्या करेगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन Yes, को sir. निकाल के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +3। ऐसे जो 3. कार्बन फैमिली कितना करेंगे, +4, Plus ये 4, कितना करेंगे, plus 5. +5 करेंगे, या फिर -3 करेंगे, ये कितना करेंगे, +6 करेंगे, या फिर -2 करेंगे, ये क्या करेंगे, Yes, sir. +7, या फिर Plus 7 लेकिन -1. ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होगी कि नहीं, बताओ? Yes, sir. चलो ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। यहाँ पे लिख लो 0 0। देखो हम लोग ग्रुप में स्टडी क्यों कर रहे हैं, आप लोग सेम क्लास को इसीलिए तो ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, बताओ? Yes, sir. Yes. क्या क्या ऐसा हो सकता है कि आप में से आधे बच्चे 11th में पढ़ो, आधे बच्चे 12th में पढ़े, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने जितने भी एलिमेंट्स इन्हें ग्रुप में रखा है, दैट मीन इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तभी तो ग्रुप में रखा है, बताओ? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोरॉन फैमिली जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, तो इसका मतलब बोरॉन को भी कितना शो करना चाहिए, +3, एल्युमिनियम को कितना करना चाहिए, +3, गैलियम को भी कितना करना चाहिए, +3 करना चाहिए, और इंडियम को भी +3 करना चाहिए, और थैलियम को भी +3 करना चाहिए, यही तो मतलब होगा इसका, बताइए? Yes, sir. बट एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में होता क्या है, देखो एक चीज समझाते हैं यहाँ पे। देखो एक्चुअल में क्या होता है
फिर से आपको बताते हैं, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से बेटा समझना। देखो बोरॉन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है, ठीक है। एक तो पेन पता नहीं कैसे चल रहा है, फिर से देखो। बोरॉन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है? +3। एल्युमिनियम कितनी करता है? +3 करता है। गैलियम कितनी करता है? +3 करता है। लेकिन इंडियम +3 नहीं करके +1 करता है, और थैलियम भी +1 करता है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, यही हमें देखना है बस। ऐसे ही कार्बन फैमिली में आउटरमोस्ट कितना है? +4, तो कार्बन कितनी करेगा? +4। सिलिकॉन कितनी करेगा? +4। जर्मेनियम कितनी करेगा? +4। लेकिन टिन कितनी करता है? +2 करता है। और लेड कितनी करता है? +2 करता है। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है? नाइट्रोजन फैमिली में कितना होता है? +5। नाइट्रोजन +5 करता है। फॉस्फोरस भी +5 करता है। आर्सेनिक भी +5 करता है। बट एंटीमनी कितनी करता है? +3 करता है। और बिस्मथ भी कितनी करता है? +3 करता है। तो ये ट्रेंड समझ में आया आप लोगों को? ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ? यहाँ पे +1 यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3 ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्यों उदय? बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उदय बेटा आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं आपसे कि देखो बोरॉन फैमिली में जितने भी एलिमेंट है सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, बट इंडियम और थैलियम +1 कर रहे हैं। सेम एज जो आपकी 14th ग्रुप है उसमें कार्बन +4 कर रहा है, सिलिकॉन +4 कर रहा है, जर्मेनियम +4 कर रहा है, बट टिन और लेड कितने कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में ऐसा क्यों हुआ? किसी को पता है ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी को मालूम है कि यहां से लेके यहां तक ये जो आपका ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 14, यहाँ पे ये ट्रेंड देखने को क्यों मिला? किसी को मालूम है क्या इसका? बताओ बेटा। Due to So because as we go down the group, metallic character increases. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, उससे क्या होगा? due to inert pair effect. क्या नाम है बेटा आपका? प्रतिभा. प्रतिभा आपका नाम, आपका ये क्या कहते हैं जो आपने बोला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको पता होगा कि यहां से यहां तक एक इफेक्ट काम करता है जिसमें लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। तो आप अगर इतना जल्दी से नोट कर लो तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊं इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। जल्दी से नोट करिए। ठीक है, सबका सब लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब आप देखो इनर्ट पेयर एक्चुअल में होता क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। तो पहले तो आप वो सीरीज लिख लो, कौन सी सीरीज में ऐसा हो रहा था? 13, 14 और 15 में। तो हम लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो 11th में पी ब्लॉक सिर्फ दो ही ग्रुप है पी ब्लॉक में। कौन कौन से? एक 13 और एक 14। 15, 16, 17, 18 आपको 12th में पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो आप एक चीज देखो, हम लोगों ने लिखा था बोरॉन, बैगन, देन आलू, फिर हम लोगों ने क्या लिखा था? गाजर, इन थैला, यही तो लिखा था। बताइए, हम लोगों ने ये देखा कि जो बोरॉन था वो +3 कर रहा था। एक चीज पहले तो एक चीज समझो, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ग्रुप का वो कुछ ना कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करता है, क्योंकि उसके साइज में, उसका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है, इसलिए बोरॉन भी +3 नहीं करेगा। लेकिन अभी हम आपको पहले पूरी बात समझा दें, उसके बाद ये बातें बाद में करेंगे। पहले आप समझ लो, बोरॉन भी +3 करता है, एल्युमिनियम भी +3 करता है, गैलियम भी +3 करता है, बट इंडियम करता है +1, और थैलियम भी कितनी करता है? +1। अब आप समझो ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या देखा गया कि जो बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इसे 1s2 एंड 2s2, हम लोग लिखेंगे 2p। क्या ये लिखेंगे हम लोग? Yes, sir. पता चला कि बोरॉन के अंदर शेल है, एक शेल और दूसरी शेल, यानी कि बोरॉन का जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, बोरॉन एटम जो है उसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें दो शेल होंगी, एक ये वाली शेल और एक ये वाली शेल। होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब होता क्या है कि इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? एक s है और एक p है। बोलो है कि नहीं? एक s है और एक p है। s में कितने हैं? 2, और p में कितना? 1। यही तो है। Yes, sir. तो जब बोरॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो बोरॉन क्या करता है? इन तीनों एटम को, सॉरी तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। मतलब एक अपना इलेक्ट्रॉन p से और 2 इलेक्ट्रॉन s से, तीनों को निकाल के किस में आ जाता है? +3 में। ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत समझ में नहीं आती कि जब उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना तो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेगा तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट जैसे ही आप इंडियम में आते हो, ठीक है, जैसे आप इंडियम से थैलियम की तरफ जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप इंडियम से थैलियम की तरफ जाते हो तो होता क्या है कि जो इंडियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जो s ऑर्बिटल होता है और जो p ऑर्बिटल होता है उसके बीच में एक f ऑर्बिटल भी आ जाता है। ठीक है, एक f ऑर्बिटल भी आ जाता है। कहां? जब आप इंडियम से थैलियम की तरफ जाते हो तो इनके बीच में 14 f ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। कौन आ जाता है? 14
14 f ब्लॉक के एलिमेंट्स। देखो चार टाइप के ब्लॉक है, एक एस ब्लॉक है, देन एक पी ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है कि नहीं बताओ। यस सर। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, एस में। पी ब्लॉक को माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लीजिए। पी ब्लॉक को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है। डी को इसलिए क्योंकि उनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में आता है, और एफ को इसलिए क्योंकि उनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, n-2f में आता है। ठीक है, तो अब एक्चुअल में देखा क्या गया कि जब हम लोग इंडियम से थैलियम की तरफ आ रहे थे तो इनके बीच में 14f ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। तो उससे हुआ क्या कि देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, आउटरमोस्ट में 2, पी में 1। ऐसे इंडियम का जब आप लिखोगे, इंडियम का, तो इंडियम का जब आप लिखोगे तो इसका भी क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल में यही आएगा, n कितना आएगा S2 और np कितना आएगा 1। यानी कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एक इलेक्ट्रॉन ये, और p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा। और इनके बीच में f ऑर्बिटल भी आ गया। ठीक है, f ऑर्बिटल आया, f सबशेल के पास क्या, f में भी देखो, f में भी इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे बताओ। यस सर। अब बहुत मेरी बात कायदे सुनना, अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी, f जो सबशेल है वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है, पुअर शील्डिंग। सर सच दैट s इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट अनदर s इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, बिल्कुल सही। देखो तो f ऑर्बिटल जो होता है आपका, या फिर करो f सबशेल जो होती है, वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराती है। अब इस पुअर शील्डिंग का मतलब क्या, पहले तो आप ये समझो। पहले मुझे बताओ कितने लोगों ने वाली मूवी देखी है, कौन सी थी, बाहुबली मूवी देखी सबने। यस सर। तो देखो ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो एक एटम ले रहे हैं a और एक एटम ले रहे हैं b। ठीक है, a को आप वो मान लो, वो बाहुबली की मम्मी का नाम क्या था, मायुष्मती। तो मेरी बात सुनना, तो मायुष्मती के पास 3 सैनिक थे, उसने 3 सैनिक कैसे खड़ा किया, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, और वो दूसरा वो कौन था, बल्लाल देव का पापा, बल्लाल देव के पापा जो थे उनके पास भी 3 सैनिक थे, उन्होंने देखो कैसे खड़ा किया तीनों सैनिक, एक ऐसे, दूसरा भी ऐसे खड़ा कर लिया, तीसरा भी यहीं पे खड़ा कर लिया। तो आप मुझे एक चीज बताओ, प्रोटेक्शन किसकी अच्छी है, ए की या बी की। क्योंकि देखो इसने तीनों सैनिक को, जो ए है मतलब जो बाहुबली की मम्मी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीनों सैनिक को कैसे खड़ा किया, इस एक को खड़ा किया इस वाले डायरेक्शन में, एक को इस डायरेक्शन में, एक को इस डायरेक्शन में। मतलब अगर आपको ए को मारना है तो आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अटैक कर सकते हो। अब अगर आप एक डायरेक्शन से अटैक कर रहे हो तो जिसको आप मारने जा रहे हो वो भी तो कुछ ना कुछ तो फाइट कर ही लेगा, तो एक डायरेक्शन से तो अपने आप को कुछ ना कुछ तो बचा ही लेगा वो। ठीक है, बट जरा आप इन्हें देखो, इन्होंने क्या किया, जो भल्लाल देव के पापा थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीनों सैनिक को एक ही डायरेक्शन में खड़ा किया। तो आप इन्हें इधर से भी आप इन पे अटैक कर सकते हो, यहाँ से भी अटैक कर सकते हो, इस साइड से भी अटैक कर सकते हो। तो अगर हम बात करें कि इसमें प्रोटेक्टिंग पावर किसकी अच्छी है, तो हम बोलेंगे कि ए जो है उसकी प्रोटेक्शन काफी अच्छी है एज कंपेयर टू दी बी। बोलो इतनी बात क्लियर है। यस सर। शील्डिंग का मतलब समझ गए, शील्डिंग का या प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, शील्डिंग प्रोटेक्शन क्लियर है। हाँ, तो अगर आपको शील्डिंग का मतलब समझ में आएगा, शील्डिंग का मतलब यही है कि कौन अच्छे से शील्ड कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपका एफ ऑर्बिटल होता है, अगर आपको पता है कि तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, पी ऑर्बिटल आपका ऐसे डंबल शेप का होता है। डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डी ऑर्बिटल आपका होता है डबल डंबल शेप का। पता सबको, नहीं पता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है। यस सर पढ़ा है। तो आपने ये तो पढ़ रखा होगा, एसपीडीएफ ये सब पढ़ रखा होगा, यस सर। है ना। और अगर आपको पता हो कि एफ ऑर्बिटल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। एफ ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इतनी अजीब होती है, इस वजह से क्या करता है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। शील्डिंग का मतलब समझ रहे हो, कि शील्ड नहीं कर पाता है। तो इस वजह से एफ जो है वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। दैट मीन एफ जो है वो न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएगा। अब अगर एफ जो है वो न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएगा, तो मान के चलो अगर कैसे भी ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो क्या एफ जो है वो न्यूक्लियस को शील्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए न्यूक्लियस करता क्या है कि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है एस के, इन पे क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि एफ तो क्या है, पुअर शील्डिंग है। मतलब एफ के पास सैनिक तो है लेकिन वो बहुत कमजोर सैनिक है। उसे मालूम है, न्यूक्लियस को ये बात पता है, न्यूक्लियस को ये बात पता है कि एफ ऑर्बिटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, वो कमजोर इलेक्ट्रॉन है, वो हमें बचा नहीं पाएंगे, शील्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है आपका, वो क्या करता है, वो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे अपना जेड इफेक्टिव बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। मतलब उन पे क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाता है, तो जहां पे बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा था, देखो बोरॉन क्या कर रहा था, पी का भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा था, और जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन है इन्हें भी बाहर निकाल दे रहा था। वहीं पे इंडियम और थैलियम क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं एस वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा जाता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल है कैसा इफेक्ट है उसका, पुअर शील्डिंग।
उन्हें मालूम न्यूक्लियस को पता है कि जो एफ ऑर्बिटल है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, तो उसे मालूम है कि एफ ऑर्बिटल से बचा ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या करता है अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए न्यूक्लियस क्या करता है एस ऑर्बिटल पे अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा के इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता है। तो इसी वजह से जहां पे बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा था इसलिए बोरॉन +3 शो करता है, वहीं आपका इंडियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को ना निकाल के सिर्फ पी के 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाता है, इसलिए इंडियम +1 शो करता है। और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोले इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. क्या Yes, इंडियम sir. जो है इंडियम और थैलियम जो है वो +1 शो क्यों करते हैं? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम लोग जरा वापस से चलते हैं अपने इस वाले स्लाइड पे। देखो तो अब ये इफेक्ट कहां से कहां तक वर्क करता है, तो ये इफेक्ट ध्यान रखना ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 तीन में ही काम करता है, उसके आगे इसका कोई इफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि उसके आगे आप जब टी से पीओ की तरफ जाओगे तो इनके बीच में आपके 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां से कहां तक देखने को मिलता है तो 13, 14 या 15 ग्रुप में। इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. चलो अब इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर हो गया तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिखिए पी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपके पास मेटल भी है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास Non-metals भी है, non-metalloids भी है. ठीक है, और हमारे पास मेटलॉइड भी होते हैं पी ब्लॉक में, इसीलिए आपका जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या मेटलॉइड भी है। ठीक है, मेटलॉइड भी होता है इसमें पास। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब बताओ मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? मेटेलिक कैरेक्टर, माइक बंद कर लो बेटा, किसी का माइक खुला है? Sir, increase. ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, Yes, sir, increase होता है। हाँ मेटेलिक कैरेक्टर, कैरेक्टर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज से, अगर आपको नहीं पता तो आप ये नोट कर लो, कैरेक्टर को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, यानी कि अगर हम बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी कि टीएल जो है वो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखेगा अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट से। बोले इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो अब एक चीज आप यहाँ पे लिखिए, लिखो हाईली, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड highly reactive metal forms ionic bond, ठीक है, जो आपके हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं और हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो आपके कैसा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अगर आपको पता हो कि आयनिक मेटल जो होते हैं वो हमेशा एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या बनाएंगे? एनायन। और आपके जो मेटल्स होते हैं ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? कैटायन का। Cation. ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। हो गया इतना? Done, sir. ठीक है, तो आप एक चीज और लिखो, एक लास्ट पॉइंट और लिखिए, लिखो जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं इन जनरल। ठीक है, कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। और आपके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बोले इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. मतलब जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो कैसे होंगे? एसिडिक इन नेचर। और जितने भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को मतलब समझते हो? जैसे Mg हो गया, Al2O3 हो गया, और CaOH का होल ट्वाइस, जितने भी आपके मेटेलिक हैं वो कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर। और जितने भी आपके कैसे हैं? जितने भी आपके नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होंगे। बोले इतना क्लियर है? Yes, sir. ये सिर्फ ट्रिक है, ऐसा 100% श्योर नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप हायर स्टेट में बढ़ते हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे MnO4 निगेटिव हो गया, VO2 या हाँ VO4 माइनस हो गया। ठीक है, इस VO2 होता है, सॉरी VO2 प्लस। ठीक है, तो जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर नहीं होते, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन भी है, तो जब आएंगे एक्सेप्शन तब आपको लिखवा देंगे। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए जल्दी से। कर लिया है। इतना हो गया? Yes, sir. चलो, किसी को इसमें कुछ पूछना है? पहले वाली स्लाइड में और एक बार देख लो सब लोग फिर से।
चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मुझे। क्वेश्चन लिखिए आप, देखो फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड p pi d pi बॉन्ड, p pi एंड p pi d pi बॉन्ड, ठीक है। और आप किस में निकालना है आपको, एक तो आपको निकालना है NO3 नेगेटिव में, और आपको निकालना है PO4 -3 में, ठीक है। आपको जो बताना है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, और बताइए कौन सा जो मॉलिक्यूल p pi कर रहा है शो, और कौन सा p pi d pi शो कर रहा है, बताइए जल्दी से। फिर से बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आई। Sir, क्या सबका आंसर आ गया? +5 oxidation state. +5 किसकी है बेटा? The +5 दोनों में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, NO3 negative. NO3 नेगेटिव में कितनी आ रही है? +5 आ रही है। बाकी सबका आंसर आया? Yes, sir. चलो देखो निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो जिसकी हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, जिस एटम की हम लोग क्या मानते हैं, X, ठीक है। तो X प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 × 6, सॉरी × 6 नहीं, × 3, ठीक है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 3, और इक्वल में जितना चार्ज होता है टोटल वो उसे रख देते हैं, यानी कि -1। तो ये कितना आ गया, X - 6 = -1, और X कितना आ गया, +5। तो यानी कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई वो कितनी आई, +5। ऐसे ही फास्फोरस की निकालो, कितनी आ रही है? Sir, wait. ये -3 Sir, लिखा है। Sir, same आ रही है. हाँ, यहाँ पे Minus. +5 +5, यहाँ पे भी निकाल के चेक कर लो। तो देखो x प्लस -2 × 4 = -3, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, x - 8 = -3, और -8 उधर जाए किस में जाएगा, प्लस 8 में से 3 का कितना बचेगा, +5। तो यानी कि फास्फोरस की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, +5। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना था कि बताओ कौन सा p pi बॉन्ड शो कर रहा है। माइक बंद कर लो बेटा। देखो क्वेश्चन ये था, इतना तो इतनी बात तो हो गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल दिया। अब बताना था p pi कौन शो कर रहा है, p pi d pi कौन सा शो कर रहा है। किसी को पता है इसका आंसर? नो सर। तो देखो अगर आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। 2, एंड 2 भी कितना हो जाएगा, 3 होता। तो आप एक चीज बताओ, पहले तो न्यूक्लियस जो होता है, ये पहली शेल हो गई, ये दूसरी शेल हो गई। तो बताओ एक शेल के अंदर सब शेल कितनी होती है, पहले मुझे ये बता दो एक बार। शेल के अंदर सब शेल कितनी है, किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल कितनी होती है, पता है किसी को? नहीं सर 4 नहीं, देखो यहाँ पे एक ट्रिक करके लिखो, या क्वेश्चन या नोट करके कुछ भी लिख लो। लिखो नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, ठीक है। मतलब जितनी नंबर ऑफ शेल होंगी उनके अंदर उतने ही नंबर ऑफ सब शेल भी होंगे, ठीक है। मुस्कान 2 नहीं बेटा, 2 नहीं, ठीक है। ये लिख लो कहीं पे, नोट करके कहीं पे लिख लो, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। मतलब जितनी नंबर ऑफ शेल होंगी उनके अंदर उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होंगे। देखो, और आप लोग केमिकल बॉन्डिंग आपने फिर कैसे पढ़ा जब आपको ये बात नहीं पता है। इधर देखो, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल हो गई, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये थर्ड शेल हो गई, ये हो गई फोर्थ शेल, ठीक है। यहीं तक रखते हैं अभी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड, ये हो गया फोर्थ। और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे बोलते थे के, इसे एल, इसे एम, इसे एन, के 11 बोलते हैं। यस सर देखो आपको पता होगा कि फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर सब शेल कितनी होती है, एक, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एस सब शेल होती है। सेकंड वाले में क्या होता है, एस भी होता है। थर्ड वाले में क्या होता है, एस भी होता है, पी भी होता है, और डी भी होता है। ऐसे फोर्थ वाले में एस भी, पी भी, डी और एफ चारों होती हैं। तो एक चीज देखो, फर्स्ट में क्या था, एक सेल, सब शेल भी कितनी आई, एक। सेकंड में शेल कितनी, एक, सब शेल कितनी, 2, मतलब सॉरी शेल भी 2 और सब शेल भी 2। ऐसे ही थर्ड वाले में देखो, शेल कितनी थी, थर्ड शेल, और उसमें के अंदर सब शेल भी कितनी है, 3 ही है। फोर्थ शेल और सब शेल कितनी है, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या 3 का आपको 2d होता है क्या, सेकंड शेल में d होता है क्या, बताओ? होता ही नहीं। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। वैकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं। तो यहाँ पे जो मतलब देखो आउटर मोस्ट कौन सा है, p वाला ही तो है आउटर मोस्ट। इसका देखो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, वो है, अरे है कि नहीं बताओ? यस सर तो
तो हाँ, तो एक एटम आएगा इस वाले से बॉन्डिंग कर लेगा, एक वाला इससे बॉन्डिंग कर लेगा, एक वाला एक जो भी आपका एटम होगा इससे बॉन्डिंग कर लेगा। इसके पास क्या बताओ डी है, कहीं भी इसके बाद डी है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, पी पाई तो बनाएगा, पी पाई। देखो एक नाइट्रोजन ये हो गया और दूसरा नाइट्रोजन लिख दो, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, पी पाई होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी तो ऑर्बिटल ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो बनाएगा कौन सी बनाएगा, पी पाई बनाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो। अब ऐसे ही आप बता लो, अगर ये पी पाई बनाएगा तो कौन सी बनाएगा, पी पाई डी पाई, ऐसा हो सकता है क्या, Yes, sir. नहीं हो Yes, सकता, sir. चेक करना पड़ेगा। देखो तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर लिख लो, कितना होता है एटॉमिक नंबर फास्फोरस का, 15, ठीक है। इसे आप कैसे लिखोगे, लिखो 2s 2p 3s, यानी कि 2 2 4 6 4 10 2 12, ठीक है, एंड 3p, कितना आ जाएगा इसमें, 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक चीज देखो, अभी मैंने आपको बताया ना, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी है। अगर नंबर ऑफ शेल 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल 3 है, तो इसके अंदर सब शेल कितनी होगी, 3 ही तो होंगी कि नहीं होंगी, बताओ। Yes, यानी sir. डी भी होगा, एसपीडी तीनों होंगे। Yes, sir. तो अगर इसके अंदर एसपीडी तीनों हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 3s भी है, 3p, इसका मतलब 3d भी होगा, बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 3d जीरो होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. आप एक चीज देखो, तो एक्चुअल में क्या होगा कि आप 3s को ड्रॉ कर लो, ये 3s हो गया, फिर ये आपका 3p हो गया, देन उसके बाद लास्ट में आपका कौन सा था, 3d। तो देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है, और p में कितने हैं, 1 2 3, और d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, मतलब जंप करके कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, Yes, आपने ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सब तो वहां पढ़ा होगा। Yes, sir. तो देखो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करके यहाँ इस वाले डी ऑर्बिटल में पहुंचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या होगा, अब ये PCl5 बना लेगा, तभी देखो PCl5 का फॉर्मेशन होता है, यही तो रीजन है कि PCl5 का फॉर्मेशन होता है, वेयरएज NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होता। NCl5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि N के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा कहाँ। ऐसे ही जो होगा, एक मतलब एटम यहाँ आके जुड़ेगा, एक इससे, एक लिगेंड इससे, और एक लिगेंड आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। अब देखो क्या जो फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये पी पाई डी पाई का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बताओ। नाइट्रोजन कर Yes, sir. पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। आपसे क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, ठीक है, कि बताओ PCl5 का फॉर्मेशन होता है, वेयरएज NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होता। रीजन उसका क्या था, ड्यू टू, बताओ, Vacant. ड्यू टू अब्सेंस ऑफ Vacant. डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, लिख दो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ D orbital. ये क्वेश्चन सबको समझ आया, Yes. चलिए ठीक है। कर लिया सबने Your नोट, turn. Yes, sir. देखो अब क्या करो आप, अब आप लिखो, यहाँ पे लिखो फर्स्ट मेंबर ऑफ each group differs from other members मतलब जो जितने भी आपने ग्रुप पढ़े, कहां से कहां तक, अभी देखो हम लोग पी ब्लॉक में, वैसे तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, बट हम लोगों को 11th में कौन सा पढ़ना है, एक पढ़ना है ग्रुप नंबर 13, एक पढ़ना है ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप में जो पहला एलिमेंट होगा, वो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा बचे हुए जितने भी मेटल है उनसे। क्यों होगा ऐसा, बताओ कोई। Small size and Absence of p orbital. हाँ, एक तो क्या है, एक तो साइज उसका बहुत छोटा है, दूसरा अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो यही पॉइंट लिख लो आप यहाँ पे, पहला पॉइंट लिखिए, देखो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, साइज। और दूसरा रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN लिख दिया मैंने, ठीक है। और high energy. अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट मेंबर जो होता है किसी भी ग्रुप का, वो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा लिखो, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ
4। ठीक है, कोवेलेंसी क्या होती है किसी को पता है? देखो, कोवेलेंसी का मतलब कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है उसे बोलते हैं कोवेलेंसी। देखो एग्जांपल के थ्रू समझो आप, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन आपका है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बताओ? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। क्या लिखते हैं हम लोग इसे? 2,5 लिखते हैं। 2,5 का मतलब पहले तो मुझे बताओ वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पता सबको? Yes, sir. देखो, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप 8 में से माइनस कर दो, 8 में से माइनस कर दो 5, कितना आ गया? 3। नाइट्रोजन की कितनी है? 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। माइक बंद कर लो। देखो, तो नाइट्रोजन की अगर वैलेंसी 3 है तो नाइट्रोजन जनरली कितने बॉन्ड? 3 ही तो करेगा। Yes, sir. ठीक है, तो देखो इसीलिए नाइट्रोजन NH3 का फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता बताओ? नाइट्रोजन NH3 मतलब 3 ही तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी? 3। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो आपको पता होगा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर कैसे आया? तो देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 थे। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन। बेटा माइक बंद कर लो जिसका भी माइक खुला है। देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने यूज कर लिए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो इसके बाद 5 में से 3 घटा दो, कितने बचे? 2 बचे कि नहीं बचे? Yes, sir. Yes, वही दो लोन, दो जो इलेक्ट्रॉन तो उन्हें हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो यानी कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हो गया। तो आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो अगर आपने इसकी रिएक्शन एसिड से करा दी या फिर प्रोटॉन से करा दी, क्या करेगा? लोन पेयर से इस पे करेगा अटैक, और ये क्या करेगा? NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ जो नाइट्रोजन फैमिली है या फिर जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो करता है? यानी कि +4, मतलब +4 से ज्यादा। अब तुम नाइट्रोजन के साथ कुछ भी कर लो, ये +4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं शो कर सकता। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो कोवेलेंसी का मतलब सबको समझ में आया? Yes, sir. आपने कोवेलेंसी के बाद क्या लिखा है? कोवेलेंसी ऑफ कोवेलेंसी ऑफ 4। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, चलो ठीक है। कोवेलेंसी ऑफ 4, ठीक है, FOUR। लिखा इतना? Yes, sir. yes, sir. चलो ठीक है, तो कोवेलेंसी आपको सबको समझ में आया? Yes, sir. चलो देखो, और यही रीजन है कि आपका जो बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन वो BF4 निगेटिव का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मैक्सिमम। बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं बोरॉन फैमिली के, वो AlF6 निगेटिव का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, Yes, sir. समझा? Yes, sir. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जो बोरॉन है, बोरॉन तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना सकता है? तो ध्यान रखना, ये टेट्रा हैलाइड आयन या टेट्रा एक्वा, कुछ भी बोल लो, मतलब इसका मतलब 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं हो सकती। इसका मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसमें जो लिगेंड होंगे कितने होंगे? सिर्फ 4 जोड़ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे नाइट्रोजन कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता था? मैक्सिमम 4। बोरॉन भी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकता है? 4। ठीक है, 4 से ज्यादा ही कंपाउंड जोड़ ही नहीं सकता। अब देखो, बोरॉन के नीचे क्या आता है? एल्युमिनियम आता है। देखो आपको ऐसे अभी याद करवाया, बैगन आलू गाजर याद करवाया, यानी कि बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम आता है। सेम ग्रुप। बेटा माइक बंद कर लो जिसका भी खुला है माइक, डिस्टर्ब हो रहा था आने में। कौन है? टोनी जिसने ठीक है, हम जब आपसे कहें तब आप माइक खोल लिया करो। चलो देखो, तो बोरॉन जो आपका है, तो बोरॉन मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकता है? 4। वेयर एज एल्युमिनियम देखो सेम ग्रुप का है, उसके बाद भी 6 तक कोवेलेंसी ये शो कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये इसका एक क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया, क्या तो प्रॉपर्टी हो गई। इतना नोट कर लिया हमने? Yes, sir. और अपना आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखो फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म्स p पाई ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड। देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आपका अभी पीछे कौन सा एग्जांपल कराया था, देखो NO3 निगेटिव नाइट्रोजन पहला मेंबर है, तो नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पा रहा था। वेयर एज जो आपका फास्फोरस था वो p पाई और d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट मेंबर जो होगा ग्रुप का वो सिर्फ कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? p पाई। ठीक है, जैसे जैसे आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो गया, ठीक है, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, नोट कर लो जल्दी से। Sir, done. डन। इसके नीचे लिखो वाइल अदर मेंबर्स
तो क्या लिखने जा रहे हैं? कोई बता सकता है मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? बताओ. व्हाइल अदर मेंबर्स फॉर्म P by D pi. D pi bond. हाँ p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड. बताओ सबको p पाई d पाई बॉन्ड का बड़ा ऑर्डर सबको समझ में आया? क्या होता है p पाई d पाई बॉन्ड? बताओ. So D orbital. हाँ ठीक है. अब हम लोग आते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टीज पे. ठीक है, ये केमिकल क्या, अभी तो फिजिकल भी पढ़नी है. अब आते हैं सीधे ग्रुप पे. ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बता दी. ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो ग्रुप 13. हम लोग को ग्रुप 13 और 14 दो ही ग्रुप पढ़ने हैं. ठीक है, आप हेडिंग डालिए ग्रुप 13, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली. ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लो बढ़िया से. ठीक है, बोरॉन फैमिली. ठीक है, तो बोरॉन फैमिली में पहले कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं आप लिख लो. कौन कौन सा होता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, और उसके नीचे क्या होता है? थैलियम. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं बोरॉन को छोड़ के, ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं. ये सब क्या है? मेटल. जबकि बोरॉन जो आपका है वो क्या है? नॉन मेटल. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, बोरॉन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, बोरॉन के दो एलोट्रोप्स होते हैं. एक होता है आपके पास B11 और एक होता है आपके पास B10 एंड B11. जो आपका B10 होता है इसकी परसेंटेज कितनी होती है? नेचर में 19% पाया जाता है. जबकि जो आपका B11 होता है ये पाया जाता है 81%. ठीक है. ठीक है, अब बात करते हैं कि अब देखो, अब बोरॉन ऐसा तो है नहीं कि बोरॉन आपको जमीन में कहीं रखा मिलेगा कि आप जाओ निकाल लो. तो इनकी कुछ ना कुछ तो अकरेंस होगी कि मतलब कहीं ना कहीं तो पाए जाते होंगे. तो नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं वो हमें लिखना है. तो ध्यान रखो, जो आपका बोरॉन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? H3SO3. हम लोग क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थोबोरिक एसिड. बोरिक एसिड. बोरिक सर एसिड. आप के बाद क्या लिखा है? किसके बाद बेटा? सर PO. पी ऑर्थोबोरिक एसिड लिखा मैंने तो. कहाँ पे बता रहे हो आप? चलो फिर से देखो, ये आपका बैगन आलू, ये B10 लिखा है, B11 लिखा है, 81%, 19%, और ये नॉन मेटल H3BO3 लिखा है, BO3. अच्छा, ये आपको दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, साफ साफ लिख देते हैं. ठीक है, H3BO3. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड. ठीक है, यानी ये बोरॉन जो है वो ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, नेचर में. और ये बोरेक्स की फॉर्म में भी पाया जाता है. Yes sir. बोरेक्स की फॉर्म में. बोरेक्स का फॉर्मूला पता है किसी को? क्या Yes होता है? sir. बताओ. Na2B4O7 10H2O. NH2O. और इंटू 10H2O. बिल्कुल सही. ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O. 10th में आपने पढ़ा होगा बोरेक्स, याद है आपको? एक और फॉर्म में पाया जाता है, कर्नाइट की फॉर्म में. ठीक है, KERNITE. सही से लिखो, KERNITE. कर्नाइट की फॉर्म में. फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na2B4O7.4H2O. ठीक है, कर्नाइट पाया जाता है. ठीक है, चलो एल्युमिनियम की अगर हम लोग बात करें, जिसका आपसे पूछा जाएगा मैं बस वही लिखवा रहा हूँ. ठीक है, तो ये हम लोग को इन जनरल पाया जाता है बॉक्साइड की फॉर्म में. बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O. ठीक है, हाँ, बॉक्साइड की फॉर्म में पाया जाएगा एल्युमिनियम, और या तो ये पाया जाएगा क्रायोलाइट की फॉर्म में. क्रायोलाइट की फॉर्मूला क्या होता है बताओ? Na3AlF6. ठीक है, कितना नोट कर लिया तुमने? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे. चलिए ठीक है. ठीक है, तो आप इधर हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड. चलो नोट बेटा आराम से. Thank you, sir. हो गया? Yes. आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, नेक्स्ट आपकी मेरे साथ क्लास कब होगी? शायद ट्यूसडे को ही है ना? Yes, sir. तो चलो नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उस दिन हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, कोशिश करेंगे. ठीक है, हो गया ये? क्लासेस 10 तक ही नहीं लगेंगी. क्या करो बेटा?
सर क्लासेस तो 10 तक ही लगेंगी ना? शायद। अच्छा 10 तक आपको शेड्यूल दिया गया है? 10 तक लगेंगी? सर बता रहे थे हमारे एग्जाम है ना सर एचपी में 15 से। हाँ नहीं, आपके एग्जाम तो हैं। चलिए अभी मैं मैम से बात कर लूंगा, ठीक है? यस सर। जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले। सर फिर क्लास नहीं लगेगी ये कोचिंग वाली? नहीं लगेगी क्यों नहीं भाई, मैं आज मैम से आपको पूछ के फिर जैसा होगा आपको मैम से कह देंगे, वो बता देंगे आपको, ठीक? सर हमारे टाइमिंग इवनिंग की है तो सर हम ये क्लास शायद ज्वाइन ना कर पाए। Yes, sir. नेक्स्ट ट्यूसडे से। यस सर। यस सर। सर हमारे सर 9 हमारी 2 to 5 होती है ना एग्जाम की टाइमिंग। एग्जाम की टाइमिंग 2 से 5 आपकी है। यस सर। सर हमारे 19 से अभी। सर पेपर है फिर। कब से एग्जाम है आपके, बताइए? सर 19 सर 7 तक है। सर 7 7 अप्रैल। 7 अप्रैल तक है। अच्छा सर में भी 1 मंथ के लिए क्लोज रखे कुछ, तो देखो जैसा होगा आपको बेटा बता दिया जाएगा, ठीक है? देखो अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका 1 मंथ के लिए या 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब तक आपके एग्जाम चलते तब तक के लिए अगर क्लोज करा जाता है, तो एक चीज बेटा ध्यान रखना, देखो ये वीडियोस आपके यूट्यूब पे भी जाते हैं, है ना? तो आप जितना आपने पहले कर रखा है, एस ब्लॉक हमने आपको पूरा कंप्लीट करा रखा है, ठीक है? तो एस ब्लॉक को नोट्स उसके बना के पूरा अच्छे से आप उसे प्रिपेयर कीजिएगा, और जितना आपका बोरॉन फैमिली ये आपके जो पी ब्लॉक है जितना कंप्लीट हो जाए उतना आप अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा होगा, ठीक है? यस यस सर। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? हाँ बेटा बताओ। सर यूट्यूब सर अगर हमें कोई आपसे पूछना हो डाउट्स वगैरह तो हम कैसे मतलब आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? तो मैं मैम से बोल दूंगा, वो मुझे आपके ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप मुझसे वहां पे पूछ लीजिएगा जो भी आपको पूछना हो, ठीक है? सर यूट्यूब पे ये वीडियोस। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर यूट्यूब पे कहाँ पे वीडियोस? नहीं कहाँ पढ़ती है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट ये होता है कि ऑनलाइन जैसे आप यहाँ पे लाइव पढ़ लो तो वहां भी लाइव है, वो मतलब इसलिए है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई बच्चे की छूट गई क्लास, वहां से आप देख सकते हो, ये चीज होती है, बट वहां पे आप हमसे कुछ पूछ नहीं सकते हो, डाउट सेशन आपका नहीं हो पाएगा वहां पे, ठीक है? जैसे आपको कोई भक्ति संकल्प करके है वहाँ पे चैनल यूट्यूब पे। हाँ सर हाँ चैनल क्या है यूट्यूब पर? मुझे भी नहीं पता बेटा, मुझे भी नहीं पता। अवंती संकल्प। HP नीट करके कुछ चैनल का नाम। आप लोग बाद में कर लेना, ठीक है? बाद में डिस्कस कर लेना, अभी हम लोग पढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग का छूट जाएगा। अपना टाइम कितना बचा? ठीक है 5-6 मिनट बचे, जितना टाइम बचा हम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? हेडिंग डालिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा भी होगा मैं मैम से बात करके आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा? ओके सर। हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम की, ठीक है? तो बताइए आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर अभी तक पढ़ रखे हैं केमिस्ट्री में? हाइड्रोजन स्टेट ऑफ मैटर, ऑर्गेनिक सभी पढ़ लिए हैं सर। सारे पढ़ लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है? केमिस्ट्री तक पढ़ लिया है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2H2 2P1, यहाँ कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3H2 3P1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3D10 5H2 एंड 5P1, ठीक है? 5H2 5P1 लिख दो जरूर 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4H2 एंड 4P1, ठीक है? और ऐसे यहाँ पे क्रिप्टॉन कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4D10, देन उसके बाद क्या हो जाएगा? 5S2 एंड 5P1, ठीक है? ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4F14, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4F14, देन उसके बाद क्या आ जाएगा? 5D10, फिर क्या आ जाएगा? 6S2 एंड 6P1। इतना नोट करिए जल्दी से। अब एक चीज आप देखो आउटर मोस्ट शेल में तो सबका 2H2 2P1 NH2 NP1 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या रहा है? NH2 NP1, इधर भी NH2 NP1, और यहाँ पे भी क्या रहा है? NH2 NP1, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से चेंज हुआ है, जर्मेनियम से चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? देखो 3D ऑर्बिटल। हाँ डी ऑर्बिटल मतलब डी एलिमेंट ऐड हो गए। कौन सा पेरियोड है ये? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि फोर्थ पेरियोड से क्या हुआ है कि आपका जो गैलियम है वहां पे क्या हुआ? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो ऐड हुए, और इसके नीचे इंडियम थैलियम, वहां पे क्या हुआ? एफ ब्लॉक के एलिमेंट ऐड हो गए, ठीक है? अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालिए, लिखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है?
क्या किसी को पता है टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक या एनिक रेडियस बढ़ती है घटती क्या होता है बता दो, इंक्रीज डिक्रीज क्या क्या ऑर्डर रहता है? तो इसका मतलब आप ये बोल लो कि बैगन, आलू, गाजर, इन थैला यानी कि बोरॉन, एल्युमिनियम और क्या था, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो आप बोल लो कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा? इंडियम का, सबसे बड़ा थैलियम का, फिर इंडियम का, और फिर जर्मेनियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, यही ऑर्डर होगा। नहीं, ये ध्यान रखना, ये गलत है। जहां से भी सर पढ़ा है गैलियम का कम होता है एल्यूमिनियम गैलियम से। का कम होता है एल्युमिनियम से। क्यों, रीजन क्या है बेटा बताओ? सर दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम। हाँ ठीक है, डी ट्रांजिशन की वजह से, बिल्कुल ठीक। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरॉन के बाद क्या आ जाएगा? गैलियम, फिर क्या आ जाएगा अपने पास? एल्युमिनियम। और आपको पता है इंडियम और थैलियम का साइज जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो साइज का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रीजन क्या है बताओ? ये साइज में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? डी ट्रांजिशन। क्या हुआ यहाँ पे? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ? डी, देखो शील्डिंग का ऑर्डर देख लो पहले तो। सबसे अच्छा शील्डिंग कौन करता है? एस, फिर कौन करता है? पी, फिर कौन करता है? डी, और फिर कौन करता है? एफ। यानी कि सबसे पुअर शील्डिंग कौन प्रोवाइड कराता है? एफ। उससे बेकार कौन कराता है, मतलब उससे थोड़ी अच्छी कराता है डी, और सबसे अच्छी कौन कराता है? एस। यानी कि एस और पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो अच्छी जो है शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, वेयर एज आपके जो डी और एफ होते हैं वो पुअर शील्डिंग कराते हैं। बोलो कितने क्लियर है इतना? यस सर। तो इस वजह से होता क्या है, अब देखना बहुत कायदे सुनना। तो इस वजह से होता क्या है कि एल्युमिनियम जो है, वैसे तो गैलियम जो है वो वैसे तो एल्युमिनियम से क्या आता है? नीचे आता है। एल्युमिनियम, गैलियम के पास जो एक नंबर ऑफ शेल जो है एक्स्ट्रा है ना, नंबर ऑफ शेल क्या एक्स्ट्रा है। बट क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन होता है, देखो हम समझाते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो ये एल्युमिनियम हो गया, और मान लो ये गैलियम। अब ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर मान लो, ऐसा मान लो इसके बाद 2 शेल है, और इसके पास कितनी है? इसके बाद 3 शेल है। तो इसके पास शेल तो ज्यादा है, बट होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ये इस शेल को पकड़ के क्या करते हैं? खींचते हैं अपनी तरफ। सेल को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं, तो एटम जो है सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है एटम में। इस वजह से होता क्या है कि गैलियम का साइज जो होता है कंपैरेबली, मतलब जो आपका एल्युमिनियम उससे छोटा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो गैल्यूमिनियम जो है वो छोटा है, एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो जाता है। रीजन क्या है? डी ट्रांजिशन। और बताओ ये जो ट्रेंड देखने को मिला आपको, नहीं ये तो ठीक है, चलो इतना नोट कर लो जल्दी से। एटॉमिक रेडियस वाला नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो आप, आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताइए क्या है? सर इंक्रीज होती है, डिक्रीज। बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है बेटा? सर अलोंग द Increase down the group. डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। and down the group decrease. चलो चलो चलो, एक काम कर लो, बस एक फॉर्मूला लिख लो आप लोग, कहीं पे लिखो, जल्दी से लिखो। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज, कहीं पे फॉर्मूला लिख लो। आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अपॉन साइज। यानी कि अगर किसी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? कम होगी कि नहीं? अब टॉप टू बॉटम जाने पे साइज तो इंक्रीज होता है ना, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज होता है इंक्रीज। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए था? देखो ऑर्डर होना ये चाहिए था, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए थी? बोरॉन की, फिर एल्युमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की, थैलियम की। क्या यही ऑर्डर है? नो सर। नहीं है। क्या ऑर्डर है? सही ऑर्डर बताइए आप बेटा, क्या ऑर्डर है? सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोरॉन की, फिर उसके बाद किसकी होगी? नहीं, गैलियम की नहीं होगी, उसके बाद होगी थैलियम के बाद किसकी होगी बेटा? गैलियम की, ठीक है। ये साइन जरा ठीक कर लो, देखो फिर से लिख, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोरॉन की, बोरॉन के बाद किसकी होगी? थैलियम की, थैलियम के बाद किसकी होगी? गैलियम की, गैलियम के बाद एल्युमिनियम की, और सबसे कम किसकी होगी? इंडियम की, ठीक है। ये आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, ये वाला ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलता, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? देखो ये यहाँ पे, क्योंकि उसमें ना +1 ऑक्सीडेशन चार्ज है। हाँ ठीक है, या फिर आप ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ किसकी? पुअर शील्डिंग, डी एंड एफ दोनों की, डी एंड एफ दोनों की। और यहाँ पे क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि Ga जो है गैलियम, इसकी क्यों ज्यादा हो गई एल्युमिनियम से? इसका रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या गैलियम में एफ ऑर्बिटल होता है? क्या गैलियम में एफ ऑर्बिटल होता है? नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है? पुअर शील्डिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यहाँ सिर्फ डी ऑर्बिटल आएगा। वेयर आपका जो इंडिया में, वहां पे डी ऑर्बिटल भी पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराएगा और आपका एफ ऑर्बिटल भी शो करेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं?
सर क्लियर है। ठीक है, तो बस आज का हम लोग टॉपिक जो है यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब अच्छे से बना लेना। अगर किसी की कोई स्लाइड मिस है तो बताओ मुझे। यस सबका कंप्लीट है? यस ठीक है, तो अभी हम आपके नोट्स जो है वो आपके ड्राइव में अपलोड कर देंगे, वहां से आप देख लेना। अगर किसी का छूटा तो नोट कर लेना, और नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसलिए नोट्स जरूर बना लेना आप लोग। ठीक है, यस सर चलो ठीक है, बस आज इतने ही रखते हैं। ठीक है, यस सर ठीक है बेटा, थैंक यू ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। चलो ठीक है तनिषा, बाय बाय। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट sir. Bye, sir. बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय।